हेलो एंड फखर रागले, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे, वैसे तो अब ये मुद्दा मेरे ख्याल में पुराना हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये आता रहेगा और फिर हमारे जैसे जो लोग हैं इसके ऊपर बात करते रहेंगे। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यूएस में किया नरेंद्र मोदी जी के हवाले से, और फिर डॉक्टर जयशंकर साहब की उनकी अनबन हुई, उस हवाले से अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनका भी एक स्टेटमेंट अभी आया है। तो हमने कहा बात करते हैं, और बात करने के लिए यकीनन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम द यूएस डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। आप उनको उनके यूट्यूब चैनल खानवर्सेशन, जो उनका चैनल भी है और उनके शो का नाम भी है, आप उनको यकीनन देखते होंगे। अगर नहीं देखा तो अब आज से आप उनको देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फखर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए, क्योंकि आप यूएस में होते हैं और आपकी फील्ड भी ऐसी है कि इन चीजों को आप क्लोजली देखते हैं, जो कुछ डॉक्टर जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बीच में हुआ, मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर तो वैसे ही, जो फॉरेन ऑफिस होता है वहां के जो लोग होते हैं वो तो वैसे भी पढ़े लिखे लोग ही बैठते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हाईली एजुकेटेड और इस तरह के लोग होते हैं। फिर इनका मिनिस्टर भी थोड़ा सा और टाइप का होता है, वो राणा सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर की तरह नहीं बिहेव करता, थोड़ा सा अलग से करता है। तो उसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से स्टेटमेंट आना, क्या कहेंगे इस हवाले से? और उन्होंने कहा कि ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प यूट्यूब वीडियो बताता हूँ। एक पंडित थे, मुझे उनका नाम वाम नहीं पता जी। तो जाकिर नायक ने उनके बारे में कुछ एंशन बातें की थी। ओके। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप जवाब क्यों नहीं देते। तो उस पंडित ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था कि अगर जूती अगर आपको काटती है तो क्या आप जूती को काटेंगे? So it was a very interesting and appropriate thing. So I think India should have ignored Bilawal Bhutto completely. I mean, कौन है बिलावल भुट्टो जरदारी? ही इज जस्ट नोबडी की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए था। और व्हाट हैज हैपेंड इज कि इंटरनेशनली तो बिलावल का जो स्टैचर है इट हैज टेकन अ हिट, बट डोमेस्टिकली आई एम श्योर ही हैज गेन्ड। कि कई लोगों के लिए नजर में ही सडनली बच्चे से बड़ा आदमी बन गया। बाद लोग उसको पप्पू कहते थे, अब नाउ ही इज लाइक ऑन इमरान खान के लेवल पे है। अगर लोग इमरान खान की उस तरह की कमेंट्स इंडिया के खिलाफ, सम ऑफ देम पर्सनलाइज्ड कमेंट्स को अगर लोग अप्रिशिएट कर सकते थे, तो अब तो दिस इज ए यंगर वर्जन, मतलब मोर देखने में तो सोफिस्टिकेटेड भी लगता है। सो आई हैव अ फीलिंग कि जितनी देर ये लंबा चलते रहेगा, इंटरनेशनली बिलावल भुट्टो का इमेज थोड़ा हिट लेगा, बट डोमेस्टिकली इट विल गो अप। सो आई थिंक ही हैज एन इंटरेस्ट इन कीपिंग दिस अलाइव इन सोशल मीडिया वगैरह। तो दैट इज एक बात वो है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज इज एट सच अ लो एट दिस मोमेंट कि और नीचे नहीं जा सकता। So in that sense, Bilawal Bhutto, by adding, is not losing much internationally, but domestically is gaining much. लेकिन इंडिया के लिए it is not a good thing, क्योंकि मैं इससे पहले भी कहा कि कई लोग जो है सो might become curious कि ये क्या मतलब है, ये कहना कि बुच्चर ऑफ गुजरात क्यों कह रहे हैं। फिर वो सारी पुरानी नरेंद्र मोदी की जो हिस्ट्री है वो निकलेगी कि 2002 में जो हुआ गुजरात में, और उसकी वजह से अमेरिका ने मोदी को बेसिकली वीजा कैंसिल करके ही वो अमेरिका आने की इनको इजाजत सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं 2024 में या रिटायर हो जाते हैं, देन आई थिंक ही मे नॉट अगेन गेट अ चांस टू कम टू द यूएस। वो हो सकता है। सो दैट इज, वो सारी गंद फिर से सामने दोबारा आ गई, बिकॉज लोग आर राइटिंग अबाउट इट ना, जब पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट। तो इन दैट सेंस इट्स अ डिप्लोमेटिकली अगली चीज। और जो नेट प्राइस का जो स्टेटमेंट आया है स्टेट डिपार्टमेंट में, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेट प्राइस का जो स्टेटस है, देखिए इट डिपेंड्स ऑन हु इज द स्पोक्सपर्सन।
जब जेन साकी वाज द स्पोक्स पर्सन, शी, जी उसका इमेज इतना इम्पोर्टेंट था और इतना रिस्पेक्ट था उसको कंट्री में कि शी कुड से अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हर ओन। हम्म जैसा कि जॉन कर्बी या भी जो एनएससी का है, जब वो कहता है, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये इसका व्यू है, बट ही सो मच या रेस्पेक्टेड कि यू कैन टेक इट एज एन इंपॉर्टेंट व्यू। नेट प्राइस की वैसी हैसियत नहीं है, ओके, ही जस्ट लो लेवल स्टाफ। वो 1 इंच इधर उधर किया तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। ओके सो व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट अबाउट हिम, बट ऐसे लोगों से फायदा ये है कि आपको ऑफिशियल पोजीशन मालूम हो जाती है जो पहले से अग्रीड अपॉन है। ओके यानी वो, हाँ, तो वो जो पहले मीटिंगों में जो इंटरनल स्टेट डिपार्टमेंट ने इस मौजू पे डिसाइड किया है, वो वही कहेगा, उससे 1 इंच आगे पीछे नहीं होगा वो। ओके सो फाइन। यू कैन, हाँ जी अच्छा बोलिए। डॉक्टर साहब, आपने दो बातें की। एक तो नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से आपने कहा कि जो दोबारा अगर 2024 में नई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो अमेरिका नहीं जा सकेंगे। फिर दूसरी बात कि जब पुरानी बात की गई तो इसका मतलब है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की मूव थी, मैं उसको सही नहीं कह रहा, लेकिन जो वो करना चाहते थे उनको मिल गया, जिस चीज के लिए वो करना चाहते थे वो हो गया। आई डोंट नो, मतलब ही हैज, उन्होंने गंद उछाली है और वो दोनों पर आ गई ना। इट इज या नॉट के इंडिया इज कम आउट क्लीन आउट ऑफ दिस, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरे एनालिस्ट ओके वगैरह यही कह रहे हैं कि मतलब द फोकस इज, देखिए इंडिया में इतना गुस्सा इसको लेकर, इतना जो गुस्सा है, बिकॉज इंट्यूटिवली सब जानते हैं कि तारीख याद दिला दी। अब लोग वो फोटोग्राफ नहीं देख रहे हैं जहां बाइडेन ने आके गले मिला बाली में नरेंद्र मोदी से। पीछे से यूं मुड़ के आए और बाकायदा उनके ऊपर हाथ डाल के जैसे वो मिलना या चाहते थे। बिल्कुल ये सही। पीपल वांट दिस इमेज ऑफ मोदी ना, इंडिया में ये चाहते हैं कि देखो या इंडिया। आपने गौर किया होगा कि हमेशा जब भी ऐसी कन्वेंशन होते हैं तो नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ्स टॉकिंग टू वर्ल्ड लीडर्स वगैरह काफी इंडिया में फैलाए जाते या हैं बिल्कुल। बात। हालांकि बाली में बाइडेन और उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, वन ऑन वन देयर वाज नो मीटिंग, खाली वो एक लम्हा था, फिर बाद में जो फोटो ऑप हुआ, लेकिन उसको ऐसा प्रेजेंट किया गया जैसा कि वन ऑन वन मीटिंग हुई। सो इंडिया में दे आर वेरी सेंसिटिव टू मोदीज इमेज, एटलीस्ट जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ वगैरह को लेकर है। प्लस जो बीजेपी के साथ भी नहीं है बट आर वेरी जी प्राउड इंडियंस, उनके लिए भी ये फखर की बात होती है ना कि उनके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो रही है, यानी उनके बिल्कुल। मुल्क की इज्जत हो रही है। तो वो सारी चीजों पे थोड़ा बहुत ये नेगेटिव चीज बिलावल ने, but he has not come out, it's not a policy thing, it does not affect anything, it's just a discourse thing। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की नजर में इंडिया की अहमियत कम हो गई या बढ़ गई। इट हैज हैड नो इम्पैक्ट। इनफैक्ट अगर आप अब जो करंट डिफेंस बजट देखेंगे तो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं टू डिटरमिन हाउ मच द अमाउंट इज, लेकिन अमेरिका के डिफेंस बजट में इंडिया के लिए कई चीजें एलोकेट की गई। जी यानी अब बिल्कुल। इंडिया को वो ड्रोन्स देंगे, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी F-35 इज नाउ ऑन द टेबल, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग देंगे इंडिया को, यंग लीडर्स को डेवलप करेंगे। कई ऐसे मतलब 12-13 आइटम्स हैं इंडिया को लेकर। एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इंडिया को रशियन टेक्नोलॉजी से निकाल कर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में कैसा लेकर आए, खासतौर से डिफेंस की बात कर रहे हैं। या सो इंडिया स्टैचर जो बढ़ रहा है अमेरिका की के साथ, इट इज कंटिन्यूइंग, तो दिस हैज गोइंग टू हैव नो इम्पैक्ट ऑन इट। ये सोशल मीडिया में बस इंडिविजुअल्स के हद तक है, इट डजंट इम्पैक्ट पॉलिसी वगैरह। सो सो आई थिंक के ये चलते रहेगा, मतलब दिस इज देयर विल बी, बट इट इज क्वाइट, आई डोंट थिंक दैट जयशंकर शुड एंगेज विद बिलावल, देन फिर वो अपने लेवल पे लेकर आ जाते हैं बंदे एग्री को। एग्री। हाँ, ही शुड अपने लो लेवल के सेकंड थर्ड टीयर वो जो स्पोक्स पर्सन है वो लेवल पे फायर करे। वो इंडिया का स्पोक्स पर्सन, वो इतना मोतबर शख्स है, वो बहुत ही केयरफुली अपने वर्ड्स मेजर करके बातें करते हैं। आप उनके ट्वीट जाके देखे बागची साहब की नहीं बात आई, कह रहे हैं। जी हाँ, ही सो मतलब उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर जाता कि उनके मुंह पे अगर उनको गाली देंगे तो भी वो अपना फाइल फोल्ड करके आई डोंट थिंक वी कैन कंटिन्यू बोल के चले जाएंगे। बट एट दैट लेवल समबडी शुड रेस्पॉन्ड, या वो छोड़ रहे हैं मतलब दूसरे जो
टेलीविजन एंकर्स वगैरह को जवाब देने के लिए दे शुड लीव इट टू देम, एंड जयशंकर शुड नॉट सीरियसली एंगेज बिलावल एट ऑल. मतलब आई वुड रेकमेंड दैट कि वो उसको, बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स जो कह रहा है ना स्टेट डिपार्टमेंट, इसके बायलैटरल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. यू नो, दिस कैन डिले डिस्कशंस between India and Pakistan. अगर कोई ऐसा ख्याल था कि we will have a dialogue, it is quite possible कि India might decide कि we will not engage with Pakistan until ये लौंडा foreign minister है, इस तरह की बातें ये करता है. Do you see what I mean? And they might even signal it to the government कि भाई, but खैर I don't think कि India Pakistan का dialogue is in the near future unless पाकिस्तान की क्राइसिस इतनी हद तक पहुंच जाती है कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाए. लेकिन सर बात तो पहले भी कोई नहीं हो रही थी. अगर बिलावल की ये बात नहीं भी थी तो उस वक्त भी कोई ऐसे चांसेस नहीं थे. न्यू दिल्ली से भी यही आवाजें आती थी और पाकिस्तान इस्लामाबाद से भी यही जी कश्मीर जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा. इमरान खान साहब का आपने सुना होगा कि हम बात नहीं करेंगे, बल्कि एक दफा उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो इंडिया से बात नहीं हो सकती. अब अगर वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इसका मतलब है 2030 तक तो कोई चांस नहीं, बल्कि 32 तक. आपने इमरान खान का एग्जाम्पल दिया. इमरान खान दिन में एक चीज कहते थे फौजियों के बारे में, फिर रात में जाके उनसे मिल लेते थे, राइट? तो यही इमरान खान. सो दिस इमरान खान कुड हैव ट्राइड मतलब tier 2 डिप्लोमेसी, और ही कुड हैव ट्राइड बिहाइंड द सीन्स, राइट? और ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जो लीडर्स हु आर नॉट गवर्निंग वेल, वो अंडर प्रेशर रहते हैं टू डू समथिंग दैट विल कीप देयर पॉपुलैरिटी अप. तो मुस्लिम दुनिया में देखिए, अच्छा मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है. सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़े, वहीं से मतलब सुबह से ही मुश्किल शुरू हो जाती है. सर्दियों में वजू करें, फिर उसके बाद आप झूठ ना बोलें, आप किसी को तकलीफ ना दें, जितने लोगों को मदद कर सकते हैं मदद करें, पड़ोसियों की मदद करें, किसी के राइट को वायलेट ना करें. हाँ, तो दिन भर बहुत मुश्किल है. खुदा की नजर में अच्छा मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरे लोगों की नजर में अच्छा मुसलमान बनना बहुत आसान है. इजराइल के खिलाफ कुछ कह दें, यहूदियों के खिलाफ कुछ कह दें, हिंदुओं के खिलाफ कुछ कह दें, इंडिया के खिलाफ कुछ कह दें, एंड सडनली यू आर ए वेरी ग्रेट गाजी जिहादी बन जाते हैं आप पब्लिक की नजर में. सो वो रेटोरिकल इस्तेमाल तो करते हैं लीडर्स, बट व्हेन पीपल रियलाइज, मतलब Bilawal resorted to this because वो मतलब I have a feeling कि Bilawal is getting frustrated कि वो जहां भी जा रहे हैं he is not able to bring up the issues that he wants to talk, और सिर्फ टेररिज्म का बात सामने आ जा रही. टेररिज्म, तालिबान, टीटीपी, यही बात कर रहे हैं दुनिया में. So he is getting frustrated, perhaps he wants other things कि भाई हमारे फ्लड की क्या हो रही है, हमको रिलीफ चाहिए, can you help us with IMF, can you help us. तो वो अपने मुद्दे मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं कर सक रहे, और उनके and he's attributing ये सारी जो दुनिया का ट्रीटमेंट है पाकिस्तान, he's attributing that to India's diplomacy कि इंडिया की वजह से हमको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, हमने इतनी जाने दी हैं टेररिज्म के खिलाफ, इंडिया ने दुनिया में हमको टेररिस्ट बना दिया. You know, those kind of thinking is going in his head, I think. और फिर उसके वजह से वो फ्रस्ट्रेशन सारा वो एकदम निकल गया. But it also मुझे वैसा लगा, I don't think it is a planned kind of thing. ओके फाइन, ठीक है. अच्छा सर, उन्होंने बात की भी थी, खैर इसके ऊपर पहले भी हम शो कर चुके हैं कि जी कश्मीर है, कश्मीर का मुद्दा है जिसकी वजह से अमेरिका भी कहता है कि जी हम उसमें अगर हो सकता है तो हम मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहेंगे तो चाहेंगे तो मेरे ख्याल दोनों नहीं चाहते कि कभी बात हो. फिलहाल कम से कम नहीं हो सकती, हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल या 6 साल, ऐसे कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो हमें डिस्प्यूट्स को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, चंद साल पहले दोहा में एक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर बिल क्लिंटन की लीडरशिप में जी ऑन दिस. तो खाजी हुसैन आए थे पाकिस्तान की तरफ से. उस जमाने में वो जमात इस्लामी के अमीर थे. जी बिल्कुल. इंडिया की तरफ से
some, मुझे याद नहीं, कोई कोठारी नाम के साहब थे. So there were people there and I was in the room with them. And Clinton basically proposed किया कि भाई जो LOC है उसको ले लें बॉर्डर एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, दोनों मुल्क. ओके. ना आप वो मांगे ना ये वो मांगे, जस्ट एक्सेप्ट दिस एज द फाइनल बॉर्डर एंड देन मूव ऑन. दुनिया में और भी चीजें हैं, यू नो, और भी गम है जमाने में, लेट्स मूव फॉरवर्ड. बिल्कुल. तो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज कि आधे घंटे के बाद बोथ साइड से दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू द मसला कि LOC को हम एक्सेप्ट कर ले. और फिर वो फिर क्लिंटन ने कहा था दैट इज ग्रेट, तो मैं डिनर में आज अनाउंस कर दूंगा कि वी हैव ए टेंटेटिव प्रपोजल, देन वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट. ये तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही थी, दिस वाज नॉट ऑफिशियल. एम्बेसडर्स नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स नहीं थे दोनों मुल्कों के. सो ही सेड नाउ आई विल मेक ए बिग अनाउंसमेंट एंड देन वी विल गेट द स्टेट डिपार्टमेंट इन एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. तो कादी हुसैन साहब ने कहा कि नहीं, मैं पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ओके. तो क्लिंटन ने कहा प्राइवेटली यू कैन अग्री टू LOC बट पब्लिकली नॉट. तो वो हंस के मेरी तरफ देख के कह रहे हैं इनको आप समझाइए. टर्न टू उर्दू में मुझे कह रहे हैं कि आप इनको समझाइए प्रेसिडेंट साहब को कि मैं मर ही जाऊंगा अगर मैं ये कहकर वापस जाता हूं. तो क्लिंटन को जब क्लिंटन सेड सो यू कैन नॉट पब्लिकली एक्नॉलेज व्हाट यू आर प्राइवेटली एक्सेप्टिंग, तो उठ के चलेगा. He ended the meeting. He said, "Why are we wasting my time?" बल्कि बहुत गुस्से में आ गए थे. He got up and left the meeting. Why are you wasting my time? 8-10 लोग थे उसमें वहां पर. मेरे ख्याल से काजी हुसैन के साहब के बेटे भी थे वहां पर. लुकमान काजी होंगे शायद. I met Luqman Qadi also at that conference Doha में. Okay. But I don't know whether he was in this meeting or not. But 8-10 लोग थे and to me it was quite a shock. मेरे लिए it was like a first experience के मतलब he was willing to agree something in private but not in public. ये this is quite un-Islamic actually. तो what I'm trying to say is कि अगर कोई solution था उस जमाने में तो this was it. अब क्या हो गया है कि the balance of power has shifted so much in India's favor कि इंडिया मतलब LOC एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार नहीं है. आपने सुना होगा स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं इंडिया के लीडर से 10 साल के अंदर अखंड भारत वगैरह वगैरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो अखंड भारत, वो अफगानिस्तान और ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, वो POK की बात कर रहे हैं. दे वांट टू गेट POK बैक. मतलब दे आर क्वाइट सीरियस थिंकिंग चल रही है कि हो सकता है कि जिस तरह से इंडिया के कश्मीर में जो इंसर्जेंसीज वगैरह फैल गई थी, अगर पाकिस्तान में ऑर्गेनिकली मतलब विदाउट इंस्टिगेटिंग फ्रॉम आउटसाइड इंटरनली अगर जुल्म वगैरह होने लगता है जैसा पाकिस्तान डिड इन बांग्लादेश इन 71, उस तरह से 71 का बुक प्ले बुक फिर से इस्तेमाल करके इंडिया कैन गो इन एंड टेक it will be a limited war because they are saying very clearly कि हम ऐसा नहीं कि पूरा पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं. So it need not go nuclear, but we will take POK back. So India, there are some people who are thinking like that. At least इस governments में तो आपको ना तो dialogue मिलेगा ना आपको concessions मिलेंगे on anything related to Kashmir. What Pakistan needs to do, अगर पाकिस्तान देखिए आप, it depends on आप करना क्या चाहते हैं. राइट. तो अगर आप मुझे आके कहेंगे भाई आई वांट टू बी ए डॉक्टर, तो मैं कहूंगा पहले अपनी आवारागर्दियां छोड़ो, ये बदमाशियां छोड़ो, ये दोस्तों के साथ गली क्रिकेट छोड़ो, पढ़ने बैठ जाओ, हो सकता है मिल जाए मेडिकल. राइट. सो यू हैव टू चेंज योर. सो इफ पाकिस्तान हैज टू डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू बी. इफ पाकिस्तान वांट्स टू बिकम ए रोबस्ट डेमोक्रेसी जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, आप जाके देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, पाकिस्तान इज 160. यानी 150 मुल्क में क्वालिटी ऑफ लाइफ पाकिस्तान से बेहतर है. सारा साउथ एशिया सीम्स टू बी बेटर देन पाकिस्तान. इंडिया भी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सो लो इन पाकिस्तान. सो इफ यू वांट टू इंप्रूव इट, then you should rethink your whole agenda.
कि हम क्या करें, फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन डेवलपमेंट. I mean, इमरान खान का आइडिया ऑफ ट्राइंग टू डेवलप ए वेलफेयर स्टेट वाज ए गुड आइडिया, बट वेलफेयर स्टेट कैसा डेवलप करेंगे जब तक आपकी इकोनॉमी इज नॉट डेवलप्ड. एंड देयर आर Yeah. welfare state उसी सूरत में बन सकता है when you have a large segment of your population who is so rich that they can pay high level of taxes to build a life. देखिए, तो जब यूरोप में जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वहां पे बिकॉज जो अमीर लोग हैं वो 50-60% टैक्स दे रहे हैं. Yeah. इसलिए बिल्कुल. तो आप इस तरह से फोकस करेंगे तो फिर ये अगर आप ह्यूज परसेंटेज ऑफ योर बजट अगर आप डिफेंस पे खर्च करेंगे, डिफेंस छोड़ दें, आप दूसरी शिनानिगन्स मतलब दूसरे मुल्कों में गड़बड़ करने इस तरह की चीजों पे अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो जूते भी पड़ेंगे, बदनामी भी होगी और आपकी खुद इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. So Pakistan, I think, should unilaterally, India कुछ कहे या ना कहे, Pakistan should accept LOC and then move forward and try to improve the quality of life. आप अब देखें वेस्ट बैंक और गाजा को ले लें. Yeah. वेस्ट बैंक और गाजा की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क है. गाजा की पर कैपिटा इनकम इज लाइक $400-500 और वेस्ट बैंक में 2,500-3,000 है. Nothing compared to Israel, but अगर आप वेस्ट बैंक में रह रहे हैं तो योर लाइफ इज सो मच बेटर देन गाजा. तो जब कश्मीरीज देखने लगेंगे कि इंडिया कश्मीर में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, क्योंकि आपको पता है इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह अभी गए कुछ 1600 करोड़ के उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए हैं कश्मीर के लिए, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह. तो इफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड कश्मीरी सिटीजंस गेट बेटर, देन जो POK में लोग हैं वो कहेंगे कि भाई यहाँ रह के हमको क्या फायदा होगा. मतलब सो देयर आर अ लॉट ऑफ दोस काइंड ऑफ रीजंस. ये बात आपकी पैदा हो सकता है. ये बात आपकी सही है, मैं मान सकता हूं काफी हद तक, मैं आपसे एग्री हूं इस बात पे. लेकिन अगर फिर हम ये कह दें तो फिर अफगानिस्तान में जो 50 साल से जंग लड़ रही है वो क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान में, क्योंकि उससे 1000 दर्जे बेहतर जिंदगी है, वो यहाँ पे शामिल हो जाएं. फिर पाकिस्तान के लोग कहें कि यार हम हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, वो हमसे बेहतर है. हिंदुस्तान वाले कहें कि हम किसी और में. तो ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि ये चीजें, क्योंकि दुनिया में हम बहुत सारी ऐसे एग्जांपल देते हैं, ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है बट हम ये देखते हैं नॉर्मल मतलब लाइफ में. आपने देखा है ईस्ट जर्मनी नाम का मुल्क हुआ करता था, कहाँ है? जी बिल्कुल नहीं है ना. ईस्ट जर्मनी के साथ मर्ज होगा. क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फर्क था, इतनी दुश्मनी थी ईस्ट जर्मनी. सो इट हैज हैपेंड इन सम प्लेसेस ना. अब देखें आप, अब पोर्टो रिको चाहता है कि बिकम अ फुल स्टेट. इट इज पार्ट ऑफ द US. आजादी के कोई मूवमेंट्स नहीं है पोर्टो रिको में, राइट? तो सो देयर आर प्लेसेस दैट आई कैन थिंक ऑफ व्हिच वुड रियली लाइक टू मर्ज. आपको पता है फिलीपींस वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द US कई साल पहले. सो उस जमाने में अमेरिका शायद काफी रेसिस्ट था जब ये मुद्दा सामने आया. सो दे probably didn't want to take so many non-white people into the country. I don't know, क्या मुझे अच्छी तरह से तारीख फिलीपींस की नहीं पता on that issue, but there are many places के join. But it's not, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि it will happen. India doesn't want all of Pakistan, but India does want POK ना. So that is the difference. जो आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान पूरा यहाँ आना चाहेगा, नहीं, आप तो नहीं चाह रहे ना कि पूरा अफगानिस्तान आ जाए. So it will not happen at all. So it's not a possibility. But in this case, it's a slightly different case, POK का, where India wants POK to come back. So that is a different thing. अगर POK चाहा तो बहुत, आप अगर POK में कोई ऐसी लीडरशिप पैदा हो जाती, कोई ग्रुप, कोई पार्टी जो says कि we want to reunite with India, then you are going to have a huge problem both geopolitically और diplomatically. उसका कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं होगा. हर UN के मुद्दे पे इंडिया will basically talk about this issue. अच्छा, ये अच्छा ठीक, मैं ये वाली बात अगर हम ये देखते हैं तो तकरीबन लास्ट 40 या 50 साल बहुत बड़ी इंसर्जेंसी रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं. आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं. तो वहां पे जो रहा तो पाकिस्तान तो नहीं ले सका उसको, हालांकि
कहते हैं कि बहुत सारे मौके ऐसे आए थे कि पाकिस्तान ले सकता था। इवन 1948 में जिस वक्त कहा जाता है कि बहुत सारे हमारे फाटा के लोग आए थे और वो श्रीनगर पता नहीं उससे 8 या 10 किलोमीटर पीछे थे और वो कह रहे थे यार हमें जाने दो, कहते उनको वापस बुलाया गया। तो ये चीज भी तो हमने देखी है हिस्ट्री में। देखिए वो 2-3 दिन वो जो आए थे फाटा के लोग, वो थोड़ी लूट मार में लग गए। लूट मार में वो मसरूफ थे, और इंडिया वाज नॉट गोइंग टू इंटरवीन अंटिल द किंग ऑफ कश्मीर साइन मतलब वो डॉक्यूमेंट्स टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया ना। तो आपका जो हमला हुआ था 48, वो इंडिया पे नहीं हुआ था, इट वाज ऑन एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल स्टेट था ना कश्मीर का। जब it became during the war, it became part of India, and then India came in and took it back. देखिए पाकिस्तान ने तो कोशिशें तो बहुत की, जंगें भी लड़ ली इसके लिए, and has not succeeded, and मतलब कहना है कि 1 इंच भी नहीं गया कश्मीर का since that, जब से कश्मीर इंडिया का पार्ट बना है उसमें से 1 इंच भी तो नहीं गया। दूसरी चीज ये है कि आपने the legitimacy of the Kashmiri insurgents was corrupted by terrorism. अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होता तो द वर्ल्ड वुड हैव टेकन इट फार मोर सीरियसली ना, कि दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डोमेस्टिक इंसर्जेंसी। प्लस अब यूनाइटेड नेशंस में एक नया वैल्यू पैदा हुआ है, जिसके बारे में मेरी एक रिसेंटली मैंने एक किताब छापी है न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के थ्रू, कॉल यूनिवर्सल वैल्यूज एंड फॉरेन पॉलिसी। मैं आपको लिंक भी जाता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो उसमें एक चैप्टर है, माइकल डॉयल ने लिखा, R2P, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। तो पिछले 10-15 साल में यूएन में ये आइडिया आया है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर जुल्म होता है तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर कंट्रीज टू इंटरवीन। मिसाल के तौर पे उइगर का मसला लेने, अगर चाइना अपने ही सिटीजन्स पे अगर जुल्म कर रही है तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर कंट्रीज टू इंटरवीन। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसके बेसिस पे यूएन बना हुआ था। तो यूएन का वन ऑफ द प्रिंसिपल वाज स्टेट सॉवरेनिटी, राइट? So India was constantly saying कि ये हमारा domestic problem है, किसी को हक नहीं पहुंचता कि they interfere in the Kashmir। तो 1950s 60s वगैरह में the US ने कभी कभी इस मुद्दे को उठाया है, but they always saw it as a domestic issue with India under the old UN values। R2P वगैरह का कोई concept नहीं था, and it would have shocked, और क्योंकि the global south was still colonized and decolonized तो 60s में शुरू हुआ ना, तो ये मुद्दा के एक्सटर्नल इंटरवेंशन, एक्सटर्नल ऑक्यूपेशन से के खिलाफ दुनिया में बहुत स्ट्रांग मूव था, राइट? और आपको पता है कि जो द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है यूनाइटेड नेशंस में, उसमें सिर्फ एक ही कंट्री है दैट हैज एन ऑब्जेक्शन टू इट एट द टाइम ऑफ साइनिंग अप, व्हिच वाज इंडिया। दुनिया में पाकिस्तानी लीडरशिप हैव नेवर रियलाइज कि इंडियन लीडरशिप हमेशा से फोरसाइटेड थी। जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडिया के, वो बहुत ही पढ़े लिखे ज़हीन लोग थे। सो व्हेन इंडिया जॉइंड द यूएन, इंडिया ऑब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी हर, जैसा कि तमिलियंस को ये हक नहीं है कि वो तमिलनाडु को एक मुल्क में बना ले, इंडिया ऑब्जेक्टेड टू दैट। So what happens is, जब आप किसी ट्रीटी में ज्वाइन करते हैं, if you object to any part of the treaty, then it does not become an international law over you। बाद में आप बहस कर सकते हैं कि नहीं भाई ये कस्टमरी लॉ हो गया है, दिस इज सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है, सिर्फ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डजंट मीन दैट इट इज नॉट अ लॉ। सो इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, वो बहस के अंदर आ जाएगा। बट इंडिया हैड ऑब्जेक्टेड टू इट। आप जाके देखें कि व्हेन इंडिया जॉइंड, आई थिंक बहुत ही कम मुल्कों ने ऑब्जेक्ट किया। सऊदी अरेबिया ने भी ऑन ह्यूमन राइट्स की कुछ इश्यूज पे ऑब्जेक्ट किया व्हेन इट जॉइंड द यूएन। सो इंडिया हैज नेवर फेल्ट that it is legally obligated to uphold the principle. It is complicated ना, क्योंकि इंडिया खुद self determination demand कर रही थी against the British, right? But then they don't want to give the same principle to others. They don't want Andhra Pradesh to become a separate Andhra state, which is के खिलाफ है।
So that is the reason why मेरे ख्याल से India has not had to be on the wrong side of the law. और लोग इस बात को गौर नहीं करते. इंडिया फॉलोस इंटरनेशनल लॉ वेरी सिस्टमैटिकली. बहुत ही प्रोसीजर्स. इंडिया की जो सिविल सर्विस है ना, बिल्कुल अंग्रेजों की सिविल सर्विस की तरह है, उससे भी बेहतर है. बिकॉज इट्स सो कम्पिटिटिव, राइट. लाखों लोग लेते हैं, सिर्फ सौों को इंक्लूड किया जाता है. दे आर सो मेटिकुलस. वो फाइन प्रिंट भी पढ़ लेंगे, फुट नोट भी पढ़ लेंगे, हर चीज पढ़ के दे विल फॉलो इट टू द डॉट. मतलब इधर से उधर, इधर से. I mean, that is also a weakness because it comes out of the box thinking and creativity, but they are following the rule of the law in, मतलब in letter and in principle they follow. So India की foreign policy वगैरह would have read these things before they take any steps, right? तो इस वजह से भी I think the world recognizes it, right? दूसरे मुल्क जो डील करते हैं इंडिया के साथ on a daily basis, they recognize it. मैं अभी the UN Security Council में जयशंकर has hosted a whole conference on expansion of the Security Council और multilateral governance वगैरह को रिफॉर्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF और UN. बेसिकली इंडिया को चाहिए वीटो पावर. तो उस पे जो कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो दूसरे लोग जब बात कर रहे थे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. दे वर अप्रिशिएटिंग the way India conducted the diplomacy on this issue. तो जो procedures होते हैं, diplomatic procedures, I think India का हर diplomat को does know the rules very well and they act according to the rules very well. इस वजह से जिस तरह से बिलावल ने जो बात करी, you will not hear an Indian foreign minister say that. हालांकि जयशंकर काफी जिंगर्स देते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल उनकी वो लाइन काफी मशहूर हो गई कि जर्मनी यूरोप spends more on Russian oil in one afternoon than उस तरह. But उसमें it comes across as very clever, but also very decent. मतलब जाहिलाना. हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी वो सख्त बात भी बड़े एक अच्छे अंदाज में कर लेते हैं, लेकिन बात होती बड़ी सख्त है. मैं पाकिस्तान के हवाले से उनकी जब स्टेटमेंट सुनता हूँ, स्पेशली जब टेररिज्म के हवाले से और इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो करते हैं बड़ा स्माइली फेस लेके और बड़ा एक यकीनन बड़े सीजनल किस्म के आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर है, तगड़े आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम यही कहेंगे. कश्मीर है, देखते हैं कहाँ जाता है. जी. जो लोग लंबी लाठी लेके चलते हैं, उनको लंबी जुबान की जरूरत नहीं पड़ती. राइट, बिल्कुल सही. देखते हैं कि आगे जाके हमारी डिप्लोमेसी कहाँ जाती है, और जाती भी है कि नहीं जाती. और हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेसी और जिस तरीके से वीटो पावर की बात की है, इस पे किसी और शो में इस हवाले से भी बात यकीनन करेंगे. खैर, एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर. किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.